पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए और आसिम मुनीर के दौरे से मिडिल ईस्ट में अब हलचल पड़ गई है। खबर आती है कि आसिम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं, वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। क्लोज रूम्स के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस टाइम के ऊपर तुर्की के काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर हैं। 2 दिन का ये उनका ऑफिशियल विजिट है, जहां पर पहले फेज में जो तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनसे उन्होंने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को होल्ड किया। और इसी शरीफ के साथ साथ आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इमर्जिंग स्टार है। जी हाँ, अक्सर 2 ही लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी चर्चा होती है, एक शहबाज शरीफ की और एक आसिम मुनीर। तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन खास करके रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने हैं और गहरे हैं। एक तरफ अगर याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन, चूंकि तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी, ड्रोन देकर सहायता की थी। तो एक तरफ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए और आसिम मुनीर के दौरे से मिडिल ईस्ट में अब हलचल पड़ गई है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सहयोग पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तुर्की के साथ सैन्य समझौते भी कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। आसिम मुनीर 2 दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे हैं, जहां उनकी तुर्की के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है और यमन में ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों तथा सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेज होने की खबरें हैं। हाल ही में तुर्की के थल सेना प्रमुख जनरल मैटिन टोकेल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी। अब आसिम मुनीर की यात्रा को उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यदि इलाके में संघर्ष और बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान या तुर्की की ओर से यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा या उसका कोई विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म तैनात किया जाएगा। आसिम मुनीर की यह यात्रा तुर्की के थल सेना के कमांडर जनरल मैटिन टोकेल की पाकिस्तान यात्रा के 1 महीने बाद है। जनरल टोकेल ने मुनीर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देश R4 डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क के मेंबर्स भी हैं। इस फ्रेमवर्क का मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय संकटों पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए शुरू किया था। सवाल यह है कि यमन की लड़ाई में क्या पाकिस्तान कूदेगा? क्या R4 ब्लॉक ईरान के खिलाफ एकजुट होगा? पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मलिक ने यह बात कही है कि यमन की सरकारी सेना ने एयरपोर्ट पर ईरानी विमानों को नहीं उतरने दिया। इस सेना को सऊदी अरब का समर्थन है। जब ईरानी विमान ने एयरपोर्ट उतरने की कोशिश की तो सरकारी सेना ने बमबारी शुरू कर दी। डॉक्टर अजिताब जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तुर्की पाकिस्तान का रिलेशनशिप और R4 का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको अफेक्ट करेगा सर? जी देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन खास करके रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने हैं और गहरे हैं। एक तरफ अगर याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन, चूंकि तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी, ड्रोन देकर सहायता की थी। तो एक तरफ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अगर खाड़ी के देशों और मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहां भी जो इस्लामिक नेटो का एक कंसेप्ट है, और पाकिस्तान पहले से सऊदी अरब के साथ रक्षा के एक अपने गठबंधन में वो है और कोशिश कर रहा है कि तुर्की को भी उसमें शामिल किया जाए। और इनफैक्ट उसकी जो एक मंशा ये है कि आगे वो इस्लामिक नेटो जैसा कुछ बनाने, जैसे नेटो यूरोप में है वैसा कुछ यहाँ भी इस्लामिक नेटो का एक रूप दिया जाए और सुरक्षा को और गहरा किया जाए। इस्लाम के नाम पे ये सारी कवायद चल रही है। तो मुझे लगता है ये दौरा उस मामले में भी इंपॉर्टेंट है और ऐसी भी बातें हैं कि शायद उसमें ईरान को भी कोशिश की जाएगी शामिल करने की। तो ये अमेरिका के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, नेटो के लिए भी एक मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान जो अपना डबल गेम खेल रहा है और दोहरा चरित्र निभा रहा है उस पे नजर रखने की जरूरत है। तो चीन के साथ उसके साठगांठ है, अब वो तुर्की के साथ इस तरह के और बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा और दूसरी तरफ खाड़ी और मिडिल ईस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं मानता हूँ। जी अजिताब जी, एक बहुत क्रूशियल बात यह भी है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत सऊदी पर अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी के बीच। ये जो डिफेंस करार हुआ है दोनों देशों के बीच, ईरान ने इतने हमले किए सऊदी अरब पर, तब पाकिस्तान नहीं बोला। क्या अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या पाकिस्तान पर दबाव है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सेनाएं खड़ी करे? देखिए, उसने पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी में अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है, भले ही रक्षात्मक हो, वो अटैक की मुद्रा में ना हो, लेकिन उसने अपनी सहायता दी है। अपने जो कह लीजिए कि अपने फाइटर प्लेन्स को भी डिप्लॉय किया है, सैनिकों को भी डिप्लॉय किया है।
ईरान के साथ खड़ा होने में एक तरह से, या ईरान के विरुद्ध खड़ा होने, वो पाकिस्तान 4 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत लंबी सीमा ईरान के साथ लगती है। वैसे में पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ सकती है, और ऐसे मुद्दे में खास करके जब शिया समुदाय जो ईरान में सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान की सेना में भी 20% से ज्यादा शिया समुदाय के लोग हैं, तो अगर ईरान के अगेंस्ट जाता है पाकिस्तान, तो वहां सेना में भी भड़कने के संदेह हो सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिया सॉलिडिटी के नाम पे पाकिस्तानी सेना के अंदर बगावत हो सकती है। और दूसरी तरफ चूंकि दोनों एक दूसरे के बॉर्डर में हैं, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा। और अभी देख लीजिए 4 महीने के युद्ध में भी अमित जी, पाकिस्तान खुद के युद्ध के मोर्चे पे तो नहीं आया ईरान के अगेंस्ट में या ईरान के पक्ष में, लेकिन वो अपनी दोहरी नीति चलाता रहेगा और अपनी रोटी सेकता रहेगा, सो दैट कि उसकी कमाई किसी तरह से हो रहा है। क्योंकि जो आर्थिक एक तरह से कोहराम संकट पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं डॉलर की जरूरत है, और इस बहाने वो डॉलर इधर से या उधर से कमाने की भी उसकी कोशिश रहती है। अजित साहब, एक बहुत क्रूशियल ये भी है कि तुर्की और पाकिस्तान के भी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। उधर अमेरिका और तुर्की के बीच भी आपको याद होगा 2 दिन पहले खबरें आई कि तुर्की और अमेरिका के बीच भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका जरूर कर रहा है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं बहुत डरती हैं ईरान से, शायद इसलिए वो खुलकर डिप्लोमैटिक खेल हो नहीं पा रहा है वहां पर। देखिए अमित जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। ये इतना जटिल इशू है कि एक तरफ अमेरिका तो हथियार बेचता है, हथियार बेच के वो कमाना चाहता है। कहीं भी अमेरिका गया है, आज ईरान में भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे देखिए उसके कितने हथियार बिक रहे हैं। एक तरफ वो खाड़ी के देशों को हथियार बिक रहा है, दूसरी तरफ वो तुर्की को हथियार बेचने की फिराक में है और इजराइल को बेच रहा है। तो उसका अमेरिका का एकमात्र जो उद्देश्य है वो वहां पे व्यापार को बढ़ाना, अपने कंपनीज को फायदा पहुंचाना, और इसीलिए वो हर जगह जाता है। चाहे तो वहां के संसाधन, जैसे उसने वेनेजुएला में किया, ईरान में भी उसकी कवायद अल्टीमेटली वही है कि यहाँ के ऑयल गैस ठिकानों पे उसका कब्जा हो जाए, जो होने से रहा। तो उसका मेन होता है कि अपने कंपनीज को अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सुरक्षा रक्षा के नाम पे हो, वो अपने फायदे के लिए तुर्की से भी। जबकि मेरा मानना है कि तुर्की अगला ईरान हो सकता है, क्योंकि तुर्की के इजराइल से ईरान 36 के आंकड़े हैं, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा और कभी नहीं होने देगा कि तुर्की के साथ अमेरिका की साठगांठ बढ़े। और शायद जो अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका जाने की जो दौरे की संभावना हो रही है, उसमें निश्चित रूप से ये मुद्दा होगा, क्योंकि पिछले वीक में भी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई है, और उसमें ये तुर्की को हथियार बेचने का मुद्दा उठा। मुनीर टर्की पहुंचते हैं साहब। अब टर्की जाके क्या कर रहे हैं साहब वहां पर? वो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है। अचानक से खबर आती है कि असीम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं। वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। क्लोज रूम्स के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। शरीफ के साथ साथ असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इमर्जिंग स्टार हैं। जी हां, अब सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी चर्चा होती है, एक शहबाज शरीफ की और एक आसिम मुनीर की। और कई मायनों में ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर नंबर 1 है पाकिस्तान के, और शहबाज शरीफ ऐसा लगता है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन असली ताकत ये महसूस हो रहा है कि वो आसिम मुनीर के पास आ चुकी है। अंकारा के एसन बोगा हवाई अड्डे पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन से उनकी मुलाकात होती है। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, बिना किसी प्रीवियस डिक्लेरेशन के या अनाउंसमेंट की हुई है। इसमें टर्की के वाइस प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए, टर्की के जनरल जो थे आर्मी के वो भी शामिल हुए, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल हुए। टर्की का एक डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर को दिया गया। अब दोनों के बीच में रिश्ता तो खैर काफी मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो चेंजिंग हालात हैं इस टाइम गल्फ के अंदर, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको अमेरिका की नजर में देखा जाए तो उनके चश्मे से उसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, कि वहां पर इस टाइम जो टेंशन है ये पूरी दुनिया एक्चुअली उससे कांप रही है। पाकिस्तान को एक किस्म से एक मीडिएटर की भूमिका मिली थी, कतर ओमान भी साथ में थे, बीच में टर्की भी अपनी और इजिप्ट भी कोशिश कर रहे थे। क्या मुनीर की ये जो कोशिश है खासतौर से टर्की बचाने की, क्या इस डायलॉग को और बढ़ावा देने की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, या जो क्राइसिस अभी जो पैदा हुआ है गल्फ के अंदर, दोबारा से जो वॉर स्टार्ट हुई है उसको कैसे डी एस्केलेट किया गया है, ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है? ये तो भी कहना मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए इसके मायने हो सकते हैं, चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो टर्किश जो हार्डवेयर्स हैं, मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, वो पाकिस्तान को तो खुला समर्थन करता ही आया है। लेकिन एक अजीब सी कहानी है, जहां पर मिलिट्री सपोर्ट तो काफी है टर्की में और पाकिस्तान में। आपको हैरानी होगी कि जैसे एक शख्स हमारे लिख रहे हैं कि इंडिया में टर्की के सीरियल बहुत चलते हैं, और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद भारत के जो टूरिस्ट टर्की में गए उसका नंबर 2.5 लाख हो गया,
और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस टाइम के ऊपर तुर्की के काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर हैं। 2 दिन का ये उनका ऑफिशियल विजिट है, जहां पर पहले फेज में जो तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनसे उन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को होल्ड किया, और इसी विजिट के सेकंड फेज में यहाँ पर वो तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप है उसके साथ मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो कंटेजेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तुर्की गया है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो इस पूरे विजिट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब इस विजिट का मकसद एक तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको दोबारा से रिवाइटलाइज करना तुर्की के साथ, यानी कि तुर्किश मिलिट्री के साथ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर बातचीत करना, मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करना, और जो रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं पाकिस्तान मिलिट्री और तुर्किश मिलिट्री के दरमियान उनका एक जायजा लेना, उनको इंक्रीज करने की तरफ जो स्टेप्स हैं उनको उठाना। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे विजिट से रिलेटेड पाकिस्तान और तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपना अपना जो उनका रेस्पेक्टिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यानी कि डिफेंस इकोनॉमी है उसको बनाने की तरफ काम कर रही है। और न सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कस्टमर है, बल्कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रेगुलरली पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान उनको कैरी आउट किया जाता है। स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स, नेस्टेप और ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ये दोनों कंट्रीज इस टाइम के ऊपर मिलकर काम कर रही हैं। अभी पिछले वीक में हमने एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर बात की थी, जहां पर तुर्की की तरफ से उनका जो साइपर या फिर सिफर एयर डिफेंस सिस्टम है उस एयर डिफेंस सिस्टम का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर एक लोकलाइज्ड वर्जन है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बनाया जाएगा उसको पाकिस्तान को ऑफर किया गया था। और यहाँ पर क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया गया था तो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड थी, और जो यहाँ पर इवैल्यूएशन का फेज है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तुर्की से आ रही हैं कि ऐसी जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और तुर्किश मिलिट्री के दरमियान इस टाइम के ऊपर हो रही है। तो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या हैं और किस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ये टीओटी प्रोजेक्ट के तौर पर यूजफुल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री इस एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने की तरफ बढ़ती है क्योंकि इसका हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, तो किस मिलिट्री ब्रांच के अंदर ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको शामिल किया जाएगा? क्या यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि पहले से HQ-9BE जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है वो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल करेंगे, या फिर पाकिस्तान आर्मी इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी? रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा सेंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से HQ-9B और HQ-16FE जैसे इसी कैटेगरी के इवन इससे कैपेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी सर्विस में मौजूद है, और वो हमारे इकोसिस्टम नेट सेंट्रिक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर कनेक्टेड है। पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंस कोर है वो इस टाइम के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर अप टू डेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज नहीं कर रही। दो जो मेन पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एक HQ-9P है और एक HQ-16 है या फिर जिसे LY-80 भी कहा जाता है। तो दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के जो ओल्डर वर्जन हैं उनको पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। जिस तरह से जो HQ-9P है उसका 125 किलोमीटर वाला वर्जन जो है वो यूज किया जाता है, और जो यहाँ पर HQ-16 है उसका भी जो 40 से 50 किलोमीटर वाला वर्जन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।